Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis video. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे how to manage side effects of TB medicines, TB treatment. तो लास्ट टाइम जो है हमने 3-4 साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी थी और जो भी बचे हुए साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. If you new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. So last time हमने बात करी थी कि हमको itchy skin, rashes, dark skin को कैसे मैनेज करना है, tingling sensation, numbness को कैसे मैनेज करना है, आप एसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वॉमिटिंग में क्या कर सकते हो. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना. तो जो है आज हम बात करेंगे फर्स्ट डिजीनेस, वीकनेस जो होता है, फीवर होता है, बीपी लो हो जाता है किसी को. तो देखिए डिजीनेस जो होता है, चक्कर जो आता है वो बहुत सारी रीज़न से आ सकता है. किसी को अगर एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन लो होता है तो भी उसका भी सिम्टम होता है कि चक्कर आता है. अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो भी चक्कर आता है. तो अगर आपको वीकनेस लगता है, आपको ज़्यादा ही चक्कर आते हैं तो आपको अपना बीपी चेक करना चाहिए क्योंकि कभी कभी बीपी लो होने पे भी चक्कर आते हैं. तो आप अगर टीबी के पेशेंट हैं तो एटलीस्ट महीने में एक बार अपना बीपी रेगुलर चेक कराइए क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट में जो है कभी कभी बीपी लो हो जाता है. और आप जो है हेल्दी खाना खाइए, अपने डाइट में जो है प्रोटीन इंक्लूड करिए. ऑलरेडी मैं डाइट पे बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ. लेकिन अगर डिजीनेस जो है एकदम हमेशा ही रहता है, आप बैठते हो और बैठने से आप लॉन्ग टाइम बैठने के उठने के बाद जो है एकदम से आपको चक्कर आ जाता है, आपको चलते चलते चक्कर आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही चक्कर आता है, तो आप जो है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए. उसके बाद जो है वो है विजन प्रॉब्लम. विजन प्रॉब्लम होता है टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से. किसी को थोड़ा कम दिखता है, किसी को ब्लर दिखता है और जो है विजन में प्रॉब्लम होता है आँखों में. तो अगर आपको आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि टीबी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, टीबी मेडिसिन बंद करते ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ने ऐसी गलती करी है जिनकी वजह से उनके आँखों में काफ़ी प्रॉब्लम आ गया है. तो जब भी आपके आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपको इमीडिएटली अपने टीबी ट्रीटमेंट जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको बताना है और आप आई स्पेशलिस्ट को विजिट करके अपना आई का चेकअप कराइए. अगर आपके आंखों के टेस्ट में कुछ निकलता है प्रॉब्लम तो वो सजेस्ट कर सकते हैं कि जो मेडिसिन आपके आंखों में प्रॉब्लम कर रहा है वो बंद कर दे. तो ऐसे में टीबी का जो डॉक्टर होता है वो या तो मेडिसिन के डोज कम करते हैं या फिर बंद करते हैं. उनको जो सही लगता है, जो आपके लिए सही होता है, वो स्टेप वो लेते हैं. तो अगर आपको आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कम दिखना, ब्लर दिखना, तो आपको जो है इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. उसके बाद का कॉमन साइड इफ़ेक्ट है एनीमिया. टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में कुछ पेशेंट्स को एनीमिया हो सकता है. मैंने 3 साल टीबी ट्रीटमेंट लिया. 3 साल के दौरान मुझे एक बार जो है मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, 8 तक गया था. और टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद रिसेंटली अभी मुझे 2 महीने पहले भी एनीमिया हुआ था. तो एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया जो है आपके पास इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम होता है एनीमिया में. तो आपको क्या सिम्टम्स आते हैं, अगर आपके टीबी ट्रीटमेंट के टाइम आपकी स्किन बहुत येलो येलो लग रही है, आपके फेस बहुत पेल लग रहा है, हाथ पैर जो है वो एकदम पीले पड़ रहे हैं, पेल लग रहा है, आपको बार बार चक्कर आता है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हेडेक रहता है और आपका कभी कभी जो है ना सांस एकदम ऊपर चढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट जो है फास्ट होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है और कभी कभी हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है, थकाव रहता है, हमेशा बेड पे रहने का मन करता है. तो ये सब सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के. अगर आपका टीबी ट्रीटमेंट चल रहा है तो जो है एक और सजेशन एज अ सर्वाइवर, आपको कभी कभी अपना सीबीसी कराना चाहिए. और जो है अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए. और अगर आपको एनीमिया होता है तो वो जो है आपको आयरन की टैबलेट्स देते हैं और उसके साथ साथ आपको अपने फूड में जो है आयरन रिच फूड इंक्लूड करना है, जैसे बीट रूट. अगर आपको एनीमिया है, आप आयरन के मेडिसिन खा रहे हो, उसके साथ साथ जो है आप आयरन रिच फूड अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हो. जैसे आप बीट रूट सैलेड खा सकते हो, बीट
बीट रूट का जूस, बीट रूट का सूप, आप कहीं पे भी बीट रूट, आप रोटी में भी बीट रूट इंक्लूड करके खा सकते हो। आप पोमेग्रेनेट खा सकते हो, पोमेग्रेनेट का जूस पी सकते हो। ग्रीन लीव्स, लीफी वेजिटेबल्स जो होता है, स्पिनच जो पालक होता है उसमें आयरन ज़्यादा होता है, आप पालक खा सकते हो। और जो रीज़न होता है किशमिश, आप जो है रात को किशमिश भिगा के रखिए और सुबह वो किशमिश खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम आपको कभी कभी जो है सीबीसी कराना चाहिए, और अगर ये सब आपको सिम्टम्स होते हैं और आपको लगता है कि हो सकता है आपका एनीमिया हो, तो आप जो है हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर को दिखा के। तो अगर आप जो है आयरन की टैबलेट ले रहे हो तो आपको जो है विटामिन सी भी अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टैबलेट खाते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी जो है आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आप जो है विटामिन सी रिच फूड भी आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए, जैसे आप नींबू का रस पी सकते हैं, नींबू जूस पी सकते हैं, आप आंवला खा सकते हैं, आंवला में विटामिन सी होता है। तो आप आयरन रिच फूड के साथ साथ विटामिन सी रिच फूड भी अपने खाने में इंक्लूड करिए। और जब आप आयरन की टैबलेट खा रहे हैं या फिर आयरन रिच फूड आप खा रहे हैं तो उस टाइम आप कैल्शियम को अवॉइड करिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूध पीने के बाद में दवाई खाते हैं, लेकिन आपको दूध पीने के बाद आयरन टैबलेट नहीं खानी है। डॉक्टर जब आयरन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं तो बताते हैं, लेकिन कई बार नहीं बताते हैं। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है दूध पीने के बाद आयरन टैबलेट नहीं खानी है। दूध और आयरन टैबलेट के बीच में 2-3 घंटे का फ़र्क रखिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम आयरन एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो अगर किसी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल मुझे आयरन की भी डेफिशिएंसी थी, मुझे कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी थी, तो मुझे आयरन टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट दोनों दिया था। लेकिन जो है मुझे आयरन टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट के बीच में टाइम बहुत ज़्यादा गैप रखना था, क्योंकि अगर मैं साथ में लेती हूँ आयरन टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट तो आयरन एब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से नहीं होता है। तो अगर किसी को ऐसा केस है कि आयरन टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट दोनों दिया है, तो आप लोग को वो टैबलेट्स दोनों साथ में नहीं लेना है, उनके बीच में गैप रखना है। और दूसरी बात, आपको कैल्शियम रिच फूड खाने के तुरंत बाद आयरन टैबलेट नहीं लेनी है। जैसे दूध पीने के बाद आयरन टैबलेट नहीं लेनी है। आप आयरन टैबलेट अगर सुबह में ले रहे हो तो आप शाम में दूध पीजिए। उसके बाद का साइड इफ़ेक्ट था मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ये बहुत इग्नोर्ड साइड इफ़ेक्ट है। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है टीबी के मेडिसिन्स, मेंटल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट करता है। तो आपको जो है एंजाइटी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो सकता है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, किसी किसी को नाइटमेयर्स आता है। मुझे बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते थे टीबी ट्रीटमेंट के टाइम, एंड स्टिल मुझे जो है नाइटमेयर्स आते हैं। तो ये सब आता है। तो अगर आपको एंजाइटी होती है, आपको जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने करी है और मैं अपनी डे टू डे लाइफ में करती हूँ वो है एक्सप्रेस योर थॉट्स। जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आती है, आप एक्सप्रेस करो, उसको दबा के मत रखो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको सुनता होगा, लाइक फॉर एग्जांपल योर मम्मी, पापा, भाई बहन, पार्टनर, कोई ना कोई एक इंसान जो आपकी बात सुनता है, समझता है। उनके सामने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो। आपको जो भी फील होता है, आपको अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो वो भी आप बताओ, आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ है तो वो भी शेयर करो। तो आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें नहीं रखनी है, जो भी अपने दिमाग में है वो सब शेयर करो। अगर किसी का मतलब ऐसा होता है कि कोई नहीं होता है सुनने वाला, ऐसा होता है कभी कभी, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक डायरी लिख सकते हो, जिसमें आप दिन भर आपने क्या करा, आपके दिन में क्या हुआ, आपके दिन के कौन से मोमेंट्स अच्छे थे और क्या ख़राब हुआ, आपको अपने आप में क्या सुधार करना है, वो सब आप एक डायरी में रात में सोने से पहले डेली लिख के सो सकते हो। तो उससे ना एकदम स्ट्रेस कम हो जाता है। ये मैं पर्सनली करती हूँ। उसके बाद जो है आपको जो भी फील हो रहा है वो आप डायरी में लिख सकते हो। आपको लोगों से बात करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकेले रहना पसंद करते हैं, बट अगर आपको ऐसे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, घबराहट होती है, तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों से बातें करते हो, आप लोगों से घुलते मिलते हो, तो आप जो है बात करते हो तो आप उनकी बात सुनते हो और अपनी चीज़ें भी आप जो है एक्सप्रेस करते हो, तो वो अच्छा होता है। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए। ऑक्यूपाइड रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब
पूरा आपको दिन भर काम ही करता रहना है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 12 घंटे पढ़ाई करती रहनी है, ऐसा नहीं है। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए, आप जो है अपना काम करिए, अपना पढ़ाई जो भी करते हैं, उसके बाद जो आपके पास फ्री टाइम होता है उसमें जो है आप जो है आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो आप कर सकते हैं। जैसे हॉबीज़ फॉलो करिए, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो गार्डनिंग करिए, और किसी को गार्डनिंग पसंद नहीं भी है तो अगर आपके पास स्पेस है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको गार्डनिंग ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन हेल्प्स। आप वॉक करिए, सुबह सुबह फ्रेश एयर में वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंजाइटी में। तो आप जो है ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अकेले मत रहिए। अकेले रहने से क्या होता है ना कि इंसान अकेले बंद कमरे में रहता है तो बहुत सारी थॉट्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो फिर एकदम वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट वो सब हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जो है अगर आप घर पे भी रह रहे हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो कभी कभी आप बालकनी में निकलिए, बालकनी से बाहर देखिए। अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में आप बालकनी में जाइए, बाहर का जो है देखिए। सुबह शाम आप वॉक पे जाइए और आप जो है लोगों से बातचीत करिए, तो वो सही रहता है। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको फ्रीक्वेंटली आपको जो है नाइटमेयर्स आते रहते हैं, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट, बेचैनी, डर लगना बहुत ज़्यादा होता है, तो यू शुड विजिट अ साइकेट्रिस्ट। और ये जो है टीबी पेशेंट के पेरेंट्स या फिर जो भी गार्जियन है अगर वो भी देख रहे हैं तो आप सबको जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक इंसान के फिज़िकल हेल्थ में जितना अफेक्ट करता है उतना ही उसके मेंटल हेल्थ पे भी करता है। किसी का कम करता है, किसी का ज़्यादा करता है। तो अगर आपका पेशेंट जो है कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो आपको जो है उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट जो साइड इफ़ेक्ट था वो था जॉइंट पेन। कभी कभी हाथों के जॉइंट में पेन होता है, पैरों के जॉइंट में पेन होता है, नी में पेन होता है, एंकल में पेन होता है। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम कभी कभी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो अगर आपको जॉइंट पेन होता है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बता के यूरिक एसिड का टेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ सकता है जिसकी वजह से आपको जॉइंट में पेन होता है और पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी होता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा आता है तो क्या करना है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आप जो है थोड़ा सा गर्म पानी, जो बकेट में थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के आप पैरों के रखेंगे, पैरों में पेन हो रहा है तो वो टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ देता है। बिकॉज़ मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि मुझे जो है जॉइंट पेन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं वो करती हूँ और थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिलता है। आप ऑयल से मसाज वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉइंट पेन होता है और पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी होता है तो आपको जो है डॉक्टर को बता के आपको यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, और जो भी डॉक्टर टेस्ट सजेस्ट करते हैं वो सब आप कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। आई होप यू गाइज फाइंड दिस हेल्पफुल। एंड अगर आप एक टीबी पेशेंट है तो ट्यूबरक्यूलोसिस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल में, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।